न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना का आंकड़ा 4 लाख के पार जा चुका है। रोजाना करीब 3,500 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि अगले 15 दिनों में हालात और ज्यादा भयावह होने वाले हैं, भीषण होने वाले हैं, विस्फोटक होने वाले हैं। सवाल यह कि अगर हालात भयावह होते गए तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इसके लिए तैयार है? क्या वैसे हालात से निपटने के लिए हमारे अस्पताल, ऑक्सीजन और नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त हैं, जो कि फिलहाल आज की स्थिति में 4 लाख केस पर अपर्याप्त दिखाई देते हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे कि आज से आगे सरकार की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आने वाले पीक का सरकार मुकाबला करे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद होगा, उनसे हम बातचीत करें, उनका परिचय आपसे करवाएं। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। एक दिन में केस 4 लाख के पार हो चुके हैं। वायरस से रोजाना 3500 से ज्यादा मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि 15 दिन बाद क्या होंगे हालात? क्या कोरोना का भयावह अंजाम अभी बाकी है? जानकारों की माने तो 15 मई के आसपास कोरोना का पीक सामने आएगा, जिसमें रोजाना संक्रमण के केस 8 से 10 लाख आ सकते हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कोरोना का असली रौद्र रूप जुलाई अगस्त में दिख सकता है, जब तीसरी लहर से महाराष्ट्र का सामना होगा। ऐसे में यही अहम सवाल है कि क्या देश कोरोना के संभावित कहर के लिए तैयार है? आज जब देश में अस्पतालों और ऑक्सीजन का संकट है, तो फिर अगर केस 8 से 10 लाख रोजाना पहुंचे, तो क्या अस्पताल इसके लिए तैयार हैं? क्या नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर इतने हैं जो हालात को काबू कर पाएंगे? न्यूज नेशन। ये रिपोर्ट आपने देखी। लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ गए। अगले सप्ताह पीक की बात कही जा रही है। अभी चारों तरफ हाहाकार मचा है, चीख पुकार मची है। लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही, बेड नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। सवाल तो बड़ा ये उठता है, अभी ये हाल है तो पीक पर क्या होगा? एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करवा दें। डॉक्टर अंशुमन जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं। प्रोफेसर आर सिन्हा जुड़ चुके हैं IGIMS पटना से। डॉक्टर श्रुति मलिक जुड़ चुकी हैं, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। और साथ ही मनोज गैरोला सर जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे एडिटर इन चीफ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रोफेसर आर सिन्हा, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। अगले हफ्ते पीक की बात कही जा रही है। अभी चारों तरफ चीख पुकार मची है, 4 लाख से ज्यादा केस सामने आ गए। पीक पर क्या हम 8 लाख तक पहुंचेंगे, 7 लाख तक पहुंचेंगे? बिल्कुल, धीरे धीरे बढ़ना ही है। अभी जितना अभी रिपोर्ट पब्लिश्ड हो रहा है, उससे आप समझिए कि 5 टाइम्स ज़्यादा आप कंसीडर कर सकते हैं कि केसेस है। और ये केसेस जो है और दूसरे केस को बढ़ा रहा है। और जहाँ तक ये हॉस्पिटल में बेड का सवाल है, ऑक्सीजन का सवाल है, दवा की सवाल है, तो बेसिकली ये एक छोटी सी कहावत से कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। ना उतना बेड है, यहाँ बेड वगैरह जो है हज़ारों में है, जबकि पेशेंट जो है लाखों में है। इसलिए ये अब बहुत भयावह स्थिति होने जा रही है, क्योंकि एक तरह से हर एक घर इससे इफेक्टेड होने जा रहा है। हर एक घर इससे इफेक्टेड हो रहा है। डॉक्टर श्रुति मलिक, अभी लोग डरे हुए हैं, अभी बाहर चीख पुकार मची हुई है। समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि आखिरकार इस बीमारी से खुद का बचाव कैसे करें। लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ट्रेस नहीं हो पा रहा कि उन्हें इन्फेक्शन मिला कहां से। पीक पर जाने के लिए स्थिति तो और ज्यादा भीषण हो जाएगी। इस बार का वायरस काफी ज्यादा इन्फेक्टिव है और इस बार संक्रमित भी बहुत ज्यादा कर रहा है पिछली वेव के मुताबिक। अगर हम बात करें तो देखिए, पिछली बार जो था वो घर में अगर किसी एक परिजन को होता था तो बाकी सारे इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे, बट इस बार पूरा का पूरा घर संक्रमित हो रहा है। तो आप इससे खुद देख सकते हैं कि इस बार का हमारी इन्फेक्टिविटी पे कितना ज्यादा जो है वो असर पड़ा है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि इस समय हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो काफी चरमरा गया है। रीजन ये है कि हमारे मेडिकल सिस्टम में इतने
ज्यादा पेशेंट्स आ गए हैं, इतना ज्यादा पेशेंट ओवरलोड हो गया है, और डॉक्टर जो 8 से 10 घंटे के लिए, या एक पैरामेडिक स्टाफ जो 8 से 10 घंटे के लिए एक्सपोज्ड है कोविड वार्ड में, आप ये सोच सकते हैं कि उसके ऊपर कितना फिजिकल और मेंटल प्रेशर है। क्योंकि देखिए, जब डॉक्टर या कोई भी एक पैरामेडिक स्टाफ या एक नर्स अंदर रहती है, तो इन सारे पेशेंट्स जो इस बार हमारी वेव में आ रहे हैं, उन सबकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और वो सब आईसीयू में है, मतलब वो बहुत ही क्रिटिकली इल है, और उनके ऊपर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चाहिए होती है। तो देखिए, हमारे लिए इस समय बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोटोकॉल्स है, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनना, ये सारी चीजें फॉलो करें। अभी तो आईसीएमआर और एम्स ने भी गाइडलाइन दे दी है कि होम आइसोलेशन में भी आपको घर में जो है वो मास्क पहन के रहना है, ताकि आप अपने और परिजनों को संक्रमित ना करें। तो ये बहुत ही इस समय चिंता का विषय है, मैं जरूर कहूंगी। और आगे आने वाले टाइम में, अभी भी हम लोग पीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 15 दिन में, तो लोग और सजग हो जाएं, घरों से ना निकले। अगर थोड़ा पीक तो आना ही है सरकार ने, डॉक्टर श्रुति मलिक, पीक तो आना ही है, और एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि अगले सप्ताह 15 तारीख के आसपास, अगले सप्ताह या उससे 2-4 दिन और ज्यादा, उसके बाद पीक आ सकता है। और ये पीक का आंकड़ा, मनोज, ठीक है, मनोज गैरोला सर, अभी प्रोफेसर आर सिन्हा ने कहा हम 7 लाख 8 लाख तक जा सकते हैं। सर, 4 लाख पर यह हालत है, बाहर लोग चीख पुकार मचा रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। 8 लाख का आंकड़ा सुनकर डर लगता है। देखिए राकेश, ऐसा है कि प्रोफेसर सिन्हा ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जो भी हमारा भी हेल्थ सिस्टम है वो ऐसा है, या जो भी हमारी फैसिलिटीज है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और देखिए, इस पेंडेमिक ने ये हमारा जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, उसको पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है। हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारी सरकार को एक तरीके से इसने बिल्कुल एक आईना दिखा दिया है। मैं यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आपको बताता हूँ, जो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है, जो कि दिसंबर 2020 में आई थी जी। उसमें अगर हम देखें, ये बताती है कि हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। हर 10,000 लोगों के लिए हमारे देश में सिर्फ 8 बेड हैं, और हर 10,000 लोगों के लिए हमारे देश में सिर्फ 7 डॉक्टर हैं। इससे पता चलता है कि एक नॉर्मल टाइम में भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक हमारे लोगों के लिए काफी नहीं है। और ये तो बहुत बड़ी पेंडेमिक है। अगर इसके 1/10 स्केल की भी आई होती तो सही मायनों में हमारा हेल्थ सिस्टम इसके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से, जिन कंट्रीज को हम कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, वहाँ हर 10,000 लोगों में 55 बेड होते हैं, और जो डॉक्टर्स की जो संख्या होती है वो 22-25 होती है। तो और इस ह्यूमन इंडेक्स और इस इंडेक्स में हमारा नंबर 155 है। ये बहुत शर्म की बात है। 167 देशों में हमारा नंबर 155 है। अफ्रीका के जो गरीब मुल्क हैं उनका भी हेल्थ सिस्टम हमसे अच्छा है। एशिया या साउथ अमेरिका के कई सारे जो मुल्क हैं जिनके पास हमसे कम पैसा है, वो उनके सिस्टम भी हमसे बहुत अच्छे हैं। और श्रीलंका और चाइना के साथ तो मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा। श्रीलंका में यही जो पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ बेड्स, हमसे 5 टाइम्स ज्यादा हैं, और चाइना के तो खैर बहुत ही ज्यादा हैं। तो अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम लोगों ने कभी भी अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च नहीं करा। किसी भी सरकार की जो प्रायोरिटी है पिछले 70 साल से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की नहीं रही। अगर हम टोटल जीडीपी की बात करें, जो कि हम स्टेट और सेंटर दोनों को कंबाइन करें, तो हमारा खर्चा 3.4% होता है। अगर हम इसी को अमेरिका से कंपेयर करें, अमेरिका में 17% ऑफ जीडीपी वो लोग अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं। आपने जिन बातों का जिक्र किया मनोज गैरोला सर, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं उसमें ऐड करने के लिए। जिन बातों का आपने जिक्र किया, सिस्टम तो जिम्मेदार है ही, पॉलिसी के लेवल पर भी हम शायद इस भीषण भयावह स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सके। जब मेडिकल पॉलिसी की बातचीत आई, सरकारी अस्पतालों पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया गया, प्राइवेट अस्पतालों पर फोकस रखा गया। ठीक है, निवेश बाहर से आया, लेकिन वो आम लोगों की रीच से दूर होता गया। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो राकेश, ये जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम होता है ना पूरे संसार में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो गरीब से गरीब मुल्क हो, हर जगह ये सरकार की ही जिम्मेवारी होती है। और हमारी जो सरकारें हैं पिछले 70-80 साल से इस जिम्मेवारी से पीछे हटी हैं। आज जो हम इस संकट के दौर पे हम जो आज खड़े हैं, जो आज हमारा सिस्टम पूरा चरमरा गया है, जो हमें एक्सपोज हुआ है, ये क्या है? बेसिकली एक वायरस आया, वायरस ने हमें एक्सपोज कर दिया। अगर हम कंपेयर करें अमेरिका से, तो जो आज स्थिति हमारे सामने है, यही अमेरिका के सामने थी पिछले साल 2020 में। तो अमेरिका में भी ऐसा ही माहौल हुआ, वहां भी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा थे।
क्योंकि नया वायरस था, किस तरीके से अटैक करेगा, किस पॉपुलेशन को करेगा, तो वो किसी को मालूम नहीं था। लेकिन उनका बड़ा क्विक रिस्पॉन्स था। उनका माइंड सेट है कि हेल्थ में हमें पैसा खर्च करना है, तो डे 1 में ही उन्होंने $20 बिलियन खर्च कर दिया। बिल्कुल। $20 बिलियन भी राकेश उन्होंने कहाँ खर्च किया है, हमें ये देखना है। $20 बिलियन उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ वैक्सीनेशन के लिए दिया है। वैक्सीनेशन का जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसके लिए पैसा दिया, मतलब उसके लिए भी दिया है, वो भी इस सबका इसका ही पार्ट है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारा जो माइंडसेट पिछले 70 साल से चले आ रहा है, ये बड़े दुख की बात है कि इस गवर्नमेंट में भी वो माइंडसेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जब समय हम लोग मुसीबत में फंस गए, मुसीबत में फंसने के बाद हमने अपनी एक कंपनी को, भारत बायोटेक, जिसने इतने अच्छा काम किया, उसे 1500 करोड़ रुपीस दिए। दूसरी कंपनी को हमने 3500 करोड़ रुपीस दिया, और ये भी हमने लोन के तौर पे दिए हैं। वहां तो देखो ना कि उन लोगों ने निश्चित तौर पर ये तो सोच में बदलाव की जरूरत है, और जो ट्रेंड चला रहा है किसी सरकार ने उसे मनोज सर बदलने की कोशिश नहीं की है। डॉक्टर अंशुमन, जो बातें मनोज गैरोला सर ने कही, जो बातें डॉक्टर श्रुति मलिक ने कही, प्रोफेसर आर सिन्हा ने जो बातें कही, 4 लाख केसों से हम निपट नहीं पा रहे हैं। जो आंकड़ा आधिकारिक तौर पर सामने है, असल आंकड़ों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे कहीं ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। जब हम पीक पर पहुंचेंगे, जब केसेस 7-8 लाख तक पहुंच जाएंगे, कैसे निपटेंगे हम इससे? वहीं से शुरुआत करता हूं जहां से बात सिन्हा साहब ने छोड़ी थी। ऊंट के मुंह में जीरा, ये भी जीरा मालूम है कैसे तैयार किया गया है? बाकी संस्थानों को बंद करके, कैंसर की सुविधाएं बंद कर दी गई, हार्ट की सुविधाएं बंद कर दी गई, जो भी अति गंभीर बीमारी है उनका इलाज बंद करके, और उन सुविधाओं को कन्वर्ट किया गया कोरोना मैनेजमेंट का। तो जीरा भी वहां से निकला है। नहीं सर, 4 लाख पर अगर ऊंट के मुंह में जीरा है, मैं आपको रोकता हूं माफी के साथ, 4 लाख पर ऊंट के मुंह में जीरा है सर, 8 लाख पर तो ये जीरा भी नहीं बचेगा। जी, अब सुनिए साहब, आगे कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। लेकिन जो हमारे सत्ता नसीब लोग हैं ना, ये भूल गए हैं पूरे 35 साल में, जब मैं MBBS का एक छात्र ज्वाइन किया था, तो जो इलाज कहीं नहीं होता था मेडिकल कॉलेज में होता था। अब 35 साल में आपके आंखों के आगे से पर्दा निकाल दिया गया। अब जो इलाज कहीं नहीं होता कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होता है। ये पूंजीपतियों का देश बना दिया, हेल्थ सिस्टम को कबाड़ा कर दिया है इन सरकारों ने मिलकर। लेकिन गलती सबकी है और सबको सुनना पड़ेगा। पब्लिक ने मांगा राम मंदिर मिला, 370 मांगोगे मिलेगा। किसने मांगा स्वास्थ्य व्यवस्था? आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, 7% आबादी हमारे हिंदुस्तान की जो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकती है, 93% को कौन देखेगा? मेडिकल कॉलेज को बर्बाद कर दिया, PHC को बर्बाद कर दिया। साहब क्या मजाक बना, ये कोरोना वायरस 120 nm का वायरस आपको एक्सपोज करके छोड़ दे रहा है, और फिर भी आप चुनावी रैलियों में, किसान में, अपीजमेंट में, तबलीगी में, इसमें जुझ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, मेडिकल की बात करिए। डॉक्टर अंशुमन, थोड़ा सा हम इस चर्चा को पॉलिटिकल ना बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं नहीं रहा हूं साहब, मैं कह रहा हूं मेडिकल, प्योर मेडिकल की बात कीजिए कि क्या सुविधा हमारे पास है और क्या होनी चाहिए। नहीं, सवाल तो ये भी है ना कि सर प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग, प्राइवेट अस्पतालों में भी लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, वहां भी बेड की किल्लत है, वहां भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, डॉक्टर अस्पताल छोड़कर चले जा रहे हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई। वो नहीं समझ पा रहे कि मरीज को टैकल कैसे करें। बिल्कुल कोविड फटीग हो गया साहब, क्या करें? प्राइवेट हॉस्पिटल पे पूरा बर्डन, प्राइवेट हॉस्पिटल पिछले पीक में भी आपको सपोर्ट किया, ये ठीक है, लेकिन आप बताइए 1 साल समय मिला और लॉकडाउन का पर्पस 3 होता है, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग। आपने टेस्टिंग बढ़ा दी थी, बड़ी अच्छी बात हुई। क्या तैयारी की? ऑक्सीजन प्लांट नहीं है आपके पास, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, बेड नहीं बढ़े। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड बढ़ने चाहिए थे, नहीं बढ़े। और तैयारी PHC लेवल तक पहुंच जानी चाहिए थी। केरल एक स्टेट है जिसमें उन्होंने PHC तक जरूर पहुंचाया, मैं उन स्टेट की तारीफ करता हूं, PHC को स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने। हमने 1 साल में बाकी किसी स्टेट में ऐसा नहीं किया। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा, एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन में आ जाना चाहिए था और पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। सितंबर में हम बिल्कुल लीन पीरियड में आ गए थे, बहुत कम इन्फेक्टिविटी रेट पे थे, और ये पता था कि यूके से हम 3 महीने पीछे चल रहे हैं, मार्च में हमारा पीक बढ़ना चालू होगा, अप्रैल मई आते आते बहुत ज्यादा हो जाएगा। सब कुछ पता था साहब। और सर इसके लिए तो सामूहिक तौर पर हर कोई जिम्मेदार है डॉक्टर अंशुमन। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो कोविड केयर सेंटर चल रहे थे, जनवरी फरवरी में बंद कर दिए गए, ये कहकर कि केसेस तो खत्म हो रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है, हमें उसको और एनहांस करने की जरूरत थी। लेकिन हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले साल तैयार किया था, उनमें से भी कुछ को बंद कर दिया गया। और यहीं से अगला सवाल रेस होता है, डॉक्टर श्रुति मलिक, अभी लोगों को 4 लाख पर बेड नहीं मिल रहे, लोगों को डॉक्टर नहीं मिल रहे, लोग ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं, एक सिलेंडर चाहिए घर पर लगाने के लिए, लोग लगातार इस बात की अपील सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं कि कोई उन्हें मदद कर दे, एक सिलेंडर उन्हें मिल जाए, रिफिल कोई कहीं से करवा दे।
हम आगे कैसे बेड मिलेगा? 8 लाख जो नए मरीज आएंगे उनकी देखभाल कैसे होगी? देखिए मैं बताऊंगी कि मनोज जी और डॉक्टर अंशुमन ने जो पॉइंट्स बोले हैं वो हमें ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग इसमें से कोई भी पॉलिटिकल लोग नहीं है, बट एज ए पॉलिटिकल प्रोफेशनल्स हम लोग आपके सामने ये बताना चाहते हैं कि ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स है। मैं अपना निजी अस्पताल चलाती हूँ और आज के दिन तक हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। आप ये बताइए, एक मरीज अगर आता है अस्पताल में, उसको इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन नहीं दी या स्टेट गवर्नमेंट ने दवाइयां नहीं प्रोवाइड कराई या सेंट्रल ने कराई? उसको इससे मतलब है कि मेरा परिजन है, आप उसका इलाज कर दीजिए और मैं अस्पताल में ला रहा हूं। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज, हम लोगों ने एक गलती जहां पर करी है और आई थिंक हम लोग को आगे इसमें सुधार भी करना चाहिए कि हमारे और वैक्सीन प्लेयर्स होने चाहिए थे। जैसे अमेरिका में आप देखिए इतनी सारी वैक्सीन है, हमारे देश में सिर्फ 2 वैक्सीन है। और जनवरी की बात मैं आपको बताऊंगी, फाइजर ने अपनी प्ली डाली थी कि हम लॉन्च करना चाहते हैं। देखिए किसी भी वैक्सीन को अभी सारे अप्रूवल्स नहीं मिले हैं, सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। अगर हम दोनों वैक्सीन की बात करें, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की, फाइजर को भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है अमेरिका में। अगर हम उसको भी लाते तो हम ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेते। अभी सिर्फ 15 करोड़ लोग हमारे वैक्सीनेट हुए हैं और 138 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। हम कहां से हर्ड इम्यूनिटी लाएंगे आप बताइए? हमारा जो फाइनल गोल है वो तो यही है कि हमें किसी भी चीज से अगर निजात पाना है इस वायरस से, तो हम वैक्सीन से ही पा सकते हैं इस समय, जो लॉन्ग टर्म हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाएगी और प्रोटेक्शन देगी। तो कुछ चीजों पे काफी ज्यादा तौर पे मैं बोलूंगी कि जो है वो गलतियां हुई है। और आगे एटलीस्ट आज देखिए 10 दिन हो गए हैं और अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है अस्पतालों में, हॉस्पिटल में रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में टॉसिलिजुमैब नहीं मिल रही है, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप ये सोचिए कि आगे आने वाले केस में हम प्रेजेंट अगर 4 लाख पर इस चीज को नहीं वो कर पा रहे हैं उसका सामना, तो आगे आने वाले हम पीक पे कैसे करेंगे? तो ये बिल्कुल चिंता का विषय और मैं काफी अग्री करती हूँ इन सारे पैनलिस्ट से। निश्चित तौर पर गैरोला सर, इससे पहले कि मैं आप प्रोफेसर साहब का रुख करूं, एक सवाल और आपसे। बतौर पत्रकार हम लोगों को मैसेज करते हैं, मैं खुद कोविड रिकवर हुआ, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, घर पर रहकर मैं रिकवर हुआ, लेकिन लगातार हर रोज मेरे पास 10 मैसेज आते हैं कि कहीं देख लीजिए हमें बेड की जरूरत है, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, कहां से रिफिल हो सकता है। लोगों को लगता है कि शायद ऑथेंटिक जानकारियां हम तक मिल सकती हैं। लोग पॉलिटिशियन से संपर्क नहीं करते हैं, लोग सिस्टम के पास नहीं जाते हैं। अभी ये स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि आज से हफ्ते या 10 दिन बाद हम खुद को कैसे संभालेंगे, कैसे उन मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करेंगे। देखो ऐसा है कि आज की डेट में एक हालत हमारे सामने खड़ी है। फैक्ट ये है कि ये पिछले 70 साल में ये जो स्थिति है हमारे सामने आई है। आज हमारे सामने अभी हमें करना क्या है? हमें कोई भी आपस में पॉलिटिक्स नहीं करनी है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे टाइम पे मिलके काम करना चाहिए। राज्य सरकार और सेंटर को ऐसे टाइम पे मिलके काम करना चाहिए और एक टास्क फोर्स बना के जो भी हमारी कमियां हैं आज की डेट में वो हमें पूरी करनी चाहिए। लेकिन दुख की जो बात है वो क्या है कि आज की डेट में ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का पेंडेमिक एक तरीका बन गया है। इस वाली सरकार ने ये काम ठीक नहीं करा, ये है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि भाई ये चीज कि भाई आज ये चीज कैसे हो गई जब आपको पहले से पता था कि सेकंड वेव आने वाली है। तो राकेश, इसके बारे में देखिए, कोई किसी ने भी डेफिनेटली नहीं बोला। मनमोहन सिंह जी ने अप्रैल में चिट्ठी लिखी, फरवरी में क्यों नहीं उन्होंने चिट्ठी लिख दी? अगर मनमोहन सिंह जी को मालूम था कि भाई सेकंड वेव आने वाली है। या तो जितने भी जो कांग्रेस के जो स्टेट्स हैं उन्होंने फरवरी के महीने में क्यों नहीं सारे के सारे जो इसकी मेडिसिन है, इंजेक्शन है, उसको वो उन्होंने उस समय ऑर्डर किए, या फिर अपने अपने स्टेट में ऑक्सीजन के प्लांट्स लगा दिए। अगर किसी को सितंबर से मालूम था कि भैया कि नेक्स्ट वेव आने वाली है, अप्रैल में आने वाली है, तो मैंने किया था पहले कि अलबत्ता अलग अलग राज्यों में कुछ कोविड सेंटर्स जो चल रहे थे वो बंद कर दिए गए, ये कहकर कि अब तो ये डिक्लाइन हो रहा है, अब तो केसेस कम हो रहे हैं। हाँ, तो फैक्ट ये है कि आज की डेट में हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, पूरे देश को मिलके काम करना है। जो भी हमारे सामने समस्या है हमें आगे के लिए ये देखना है कि सारी की सारी चीजें ठीक हो। लॉन्ग टर्म में हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। मीडियम टर्म बोले या जो महीने भर के बाद का बोले तो उसके लिए हमें वैक्सीनेशन पे आपसे पैसा खर्च करना है। हमारी सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में वैक्सीनेशन के, पूरी दुनिया को मालूम है कि वैक्सीनेशन ही अकेला एक सॉल्यूशन है, इसके लिए किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात यह है कि वैक्सीनेशन को रैंप अप कैसे करें। वैक्सीनेशन को रैंप अप करने के लिए हम बाकी सबको तो खैर अपने यहाँ इन्वाइट करें, बाकी कंपनियों को या उनको ऑर्डर प्लेस करें, वो तो एक बात है ही है। लेकिन जो काम हम इमीडिएटली कर सकते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है भारत बायोटेक की, उसको क्यों नहीं नेशनलाइज करके सबको दे देते। उसको हम आईपीआर खरीद के उसको कंपनसेट करें,
उसको फर्दर रिसर्च के लिए ऐसा मिले, और निश्चित जितने भी कर्म मतलब किसी तरीके से उसको हम रैंप अप कर सकते हैं। और रैंप अप करने के अगर सरकार चाहे तो 20 ठीक। तरीके हैं, जैसा ठीक है, मैंने इस पर बताया मैं अलग से भी थोड़ा सा चर्चा करता हूं आपसे, इस पर थोड़ी अलग से भी चर्चा करता हूं मैं आपसे। प्रोफेसर आर सिन्हा, एक सवाल और, चूंकि हम पीक की ओर जा रहे हैं और अभी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 4 लाख केसेस को संभाल नहीं पा रहा, सवाल ये कि आगे अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इतने कम वक्त में जाहिर सी बात है उतने अस्पताल, उतने बेड संख्या के हिसाब से शायद तैयार ना हो पाए। स्ट्रेटजी अभी फिलहाल आज की डेट से आगे क्या होनी चाहिए? राकेश जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है, अभी पहले हमारे जो बोले हैं वक्ता, उनसे थोड़ा मैं पार्शियली डिफ़र करता हूँ, क्योंकि पहले भी आईसीएमआर के जो हेड थे ऑलरेडी फॉरकास्ट किए थे कि सेकेंड वेव आ रहा है फरवरी में, तो ध्यान नहीं दिया गया। तो कौन एडवाइजरी ग्रुप है? अगर उस तरह का एडवाइजरी ग्रुप है तो उसको हटाना चाहिए नेतृत्व को, और जो भी एडवाइजरी ग्रुप हो मेडिकल से हो, राइट। और जहाँ तक सवाल है वैसे मुझे लगता है सिन्हा साहब, जो गैरोला सर ने जो बातें कही, तो उनके कहने का मतलब जो था वो पॉलिटिकल सिनेरियो में ज्यादा था कि पॉलिटिकल पार्टियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। नहीं, हम वही आपको बोल रहे हैं कि आईसीएमआर के हेड जो हैं वो टेक्निकल हैं, भाई मेडिकल से हैं। सिन्हा जी, मैं एक और चीज, और वो एक और चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। फॉरकास्ट किए थे। हाँ, नहीं, ऐसा है, देखिए, भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें आईआईटी कानपुर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, हम बोल लेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे, डॉक्टर थे, ठीक है। हाँ, नहीं, उसकी जो रिपोर्ट थी उसमें था कि फरवरी में ये वो खत्म हो मैथमेटिशियन है, उनकी भी रिपोर्ट। हेलो, वो मैथमेटिशियन है। नहीं, तो वो मैथमेटिशियन है, स्टैटिशियन है, ना कि मेडिकल फील्ड से थे, राइट। इसके लिए आपको जब भी तरजीह देना होगा तो मेडिकल फैकल्टीज को देना होगा, ये मेरा कहना है। फिर इनका दूसरे सवाल का आंसर, राकेश जी, बेसिकली गवर्नमेंट जो है माँ के समान होती है, और माँ का फ़र्ज है कि हम अपने सारे बच्चे को, चाहे हम कितना भी गरीब हों, अपने उसी के हिसाब से अपना काम करें और सबके लिए काम करें। तो अब अगर अभी गवर्नमेंट अगर चाह ले तो समझिए कि कुंभ में कितना बड़ा बड़ा पंडाल लगा करके काम किया जाता है, उसको हॉस्पिटल बनाया जा सकता है बड़े बड़े फील्ड में, और बेड लगाया जा सकता है, ऑक्सीजन लगाया जा सकता है। और ठीक है सर, वो भी बहुत दूर नहीं है कि जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लोगों के जहन में ये सवाल है, और उसी सवाल को हमने सामने रखा कि अभी 4 लाख पर ये स्थिति है, पीक पर 7 या 8 लाख पर पहुंचेंगे तो नए वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन, अस्पताल कहां से आएंगे? ये लोगों के सवाल हैं, और ये सवाल बड़े वाजिब हैं, क्योंकि 4 लाख पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। लोग असहाय हैं, सड़कों पर लोग बदहवास इधर से उधर भाग रहे हैं कि आखिरकार अपने घर वालों का जो कोरोना इन्फेक्टेड हो गए, जो गंभीर स्थिति में पहुंच गए, उनका इलाज कैसे करवाएं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, जल्द वापस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर ये कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 15 तारीख के आसपास पीक आ सकता है। सवाल ये, 4 लाख पर हालात इतने बुरे हैं, जब 7 या 8 लाख तक मामले पहुंचेंगे पीक आने पर, उस वक्त के लिए क्या हम तैयार हैं? उस वक्त हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? लगातार इस पर हम एक्सपर्ट्स के एक बड़े पैनल से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर आर सिन्हा हैं, डॉक्टर श्रुति मलिक हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, और मनोज गैरोला सर हैं जो कि हमारे एडिटर इन चीफ हैं। डॉक्टर अंशुमन, इस हिस्से की शुरुआत में आपसे करता हूं। जो सबसे बड़ी समस्या लोगों को आ रही है, क्योंकि होम आइसोलेशन में भी लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, घर पर भी अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उसकी किल्लत है। लोग सिलेंडर मिल जाए तो उसे रिफिल करवाने के लिए मारे घूम रहे हैं। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? अब समाधान की बात करते हैं। आपके चैनल पे इस पर मैं रेगुलर आ रहा हूँ, पिछले साल से मैं हर समय फोरकास्ट कर रहा हूँ, आपको फोरकास्ट करता हूँ, वही करना है। देखिए, 3T फॉर्मूला की ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखिए सबसे पहले, ये सरकार और पब्लिक, सारे हॉस्पिटल एकजुट हो जाए, टुगेदरनेस। एंड थर्ड, टाइम टेस्टेड जो मेथोडोलॉजी है, जो वुहान सिटी ने अपनाया, वही चाइना ने अपनाया, बाद में दूसरे कंट्री ने अपनाया, जिसमें न्यूजीलैंड को हम लोग बहुत अच्छा मान रहे हैं, उनका मॉडल काफी अच्छा।
टाइम टेस्टेड मेथोडोलॉजी हम अपनाएं, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट, जो सिन्हा साहब ने कहा, मेडिकल एक्सपर्ट जो बायस नहीं है, जिनको कोई चाटुकारिता नहीं चाहिए, उनको आप आगे बढ़ाइए और आर्मी की मदद ले लीजिए, क्योंकि वो लोग एग्जीक्यूशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, सिविलियन से ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उनकी मदद लेके, और अभी ऑक्सीजन प्लांटेशन अभी भी आप लगाना चालू करें, क्योंकि पीक आएगा तो अभी चलेगा, जून तक खींचेगा। ऑक्सीजन प्लांटेशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जितना मैक्सिमम इंपोर्ट हम कर सके, क्योंकि अभी आपदा की स्थिति आ चुकी है, हमें ऑक्सीजन देके जान बचानी है। और इसका पैनिक ना बने कैसे कि होर्डिंग ना हो, बहुत जगह होर्डिंग होने लगी है, तो होर्डिंग ना हो, इस पे लगाम लगे। इन चीजों का थोड़ा थोड़ा हम अगर सुधार कर ले तो राकेश साहब, पता है, स्थिति को बहुत बदतर होने से बचा सकते हैं। एकदम ये डुएबल है, ऐसा मैं कोई भी मेथड नहीं कह रहा हूँ जो डुएबल नहीं है। ये टाइम टेस्टेड मेथड है, 1 साल से ऊपर हो गया, अब नोवल कोरोना वायरस नहीं है, कई कंट्री ने काबू कर लिया इसको, इजराइल ने भी कर लिया, अभी परसों तक उनकी पब्लिश हो गई पेपर। ठीक है प्रोफेसर आर सिन्हा, यही सवाल आपके पास मैं लेकर आता हूं, और कई आईआईटी बॉम्बे का जैसे सुझाव है कि जितने नाइट्रोजन प्लांट हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, वो ऑक्सीजन प्लांट के तौर पर सिर्फ काम करें। क्या कुछ और सुझाव आपकी ओर से? मेरे तरफ से यही है राकेश जी, हम पिछली बात को सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बताया था कि माँ की तरह गवर्नमेंट होती है और माँ अपने भूखे बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं से भीख मांग करके भी खाना ला सकती है, मरते हुए बच्चा के लिए कहीं भी पैसा ला सकती है, कहीं से भी। तो मेरा यही कहना है कि अब सरकार का ड्यूटी है कि जब नहीं उन्होंने किया है तो दूसरे देश से मांगें, दूसरे इंडस्ट्री को बंद कर करके सबको डाइवर्ट इधर करें, और जहाँ से भी हो सके दवा का लाए, और एक पॉलिसी बनाए कि हम हर एक पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देंगे, और इसके तहत अपना टोटल अपना इक्वेशन बनाएं। मेरा यही कहना है। ठीक, डॉक्टर श्रुति मलिक, ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज़्यादा मारामारी है। ऑक्सीजन डिप करता है तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल जाए या फिर सिलेंडर मिल जाए, अरेंज हो जाए। घर में भी कई लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर रिकवर कर जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पहले इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर काफ़ी काम भी किया जा रहा है। 162 जो है वो पीएसए प्लांट्स भी मंगाए गए हैं। अभी हम लोगों ने बैंकॉक से भी हमारे देश ने मंगाए हैं कुछ प्लांट्स जो है, 21 के करीबन जो है वो फ्रांस से भी आए हैं। तो आई थिंक इससे आने वाले समय में ये इशू सॉल्व हो जाएगा। बट जहाँ तक इस वेव में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मरीजों को ज्यादा हो रही है, उसके देखते हुए हमें और ज्यादा जागरूक होकर और ज्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि हम ये अनुमान अभी भी नहीं लगा सकते कि ये कितना जाएगा पीक, क्योंकि वायरस का जो ये स्ट्रेन है ये हर समय म्यूटेट हो रहा है, ये रेप्लिकेट कर रहा है, और उसकी वजह से म्यूटेशन हो रही है, जिससे कि हमने कभी भी ये नहीं कल्पना की थी कि हमारा पीक जो है वो 4 लाख तक जा सकता है या उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो इसलिए हमें और ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इनसे जो हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिलती है वो अस्पतालों में और ऐसी जगह पे जहाँ पे पेशेंट्स वेंटिलेटर पे है, बाईपैप्स पे है, जहाँ पे हाई फ्लोर पर है, जहाँ पर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, वैसी जगहों पे वो ज्यादा काम आएंगे। उसके मुताबिक कि हम बार बार जो है वो ऑक्सीजन अपने डी टाइप के जो सिलेंडर्स अस्पतालों में यूज हो रहे हैं वो सारी चीजों में, तो अगर हम अभी भी चेत जाए इस चीज के लिए, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए प्लांट लगने में 20 दिन लगता है, प्लांट मंगाना अलग चीज होती है, बट अगर हम उसको जल्दी से प्लांट को इंस्टॉल करवा दें, तो अगर वो प्रोसेस हमारा सही हो जाएगा तो हम काफी हद तक जो है ऑक्सीजन की जो किल्लत इस समय देश में चल रही है, अस्पतालों में चल रही है, वो सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। ठीक है गरोला सर, 2 बातें आपसे। एक तो पिछले 1 साल में ऑक्सीजन इतना जीवन रक्षक हो जाएगा, शायद सरकार ने सोचा नहीं, मुझे लगता है शायद पिछले 70 सालों में नहीं सोचा गया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ऑक्सीजन प्लांट की बातचीत सामने आ रही है, गांवों तक संक्रमण फैल रहा है, वहां पर लोगों को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसे होगी? आपको लगता है कि सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो दिशा ठीक है? देखिए, मेरे ख्याल से सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, सारी सरकारों को और हर किसी को, समाज के जो भी अंग हैं, हर किसी को पूरी ताकत के साथ एक ही डायरेक्शन में अगर हम काम करेंगे, अगर हमारा एम ये होगा कि हमें ऑक्सीजन किसी भी तरह लेके आनी है, जैसे भी आईटी के प्रोफेसर ने सुझाव दिया कि सारे नाइट्रोजन प्लांट को बंद करके हम उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दें। दूसरी समस्या फिर हमारे सामने लॉजिस्टिक्स की रहेगी, क्योंकि इसको लेके आना भी एक बड़ा ही स्पेशलाइज्ड जॉब है, हाईली टेक्निकल जॉब है। तो ये हम सबको इसमें मिलकर काम करना पड़ेगा। ये तो एक हुआ। दूसरा, फिर वैक्सीनेशन के लिए जब हम काम करते हैं
तो हमें किसी को ये नहीं करना कि भाई ठीक है हमने इतना पैसा दे दिया तो आप उसका हिसाब दो, कहाँ गया, स्कैम हो गया। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह जी ने जब लेटर लिखा, वो उस लेटर के बाद जब इन्होंने पैसा दिया तो उसी समय एक पॉलिटिकल पार्टी ने बोलना शुरू कर दिया कि साहब ये तो जी बहुत बड़ा वो हो गया, स्कैम हो गया। तो ये चीज अब हमें इसके पॉलिटिकल पॉइंट इसमें स्कोर नहीं करने, वैक्सीनेशन पे उसके बाद हमें फोकस करना चाहिए और हमें किसी की गलती बतानी चाहिए। ये बात मेरे को कोई समझ नहीं आती, क्योंकि ये टाइम है जब हर किसी को मिलके काम करना है। मैं एक छोटा सा अभी मैं देख रहा था, मैंने कहा कि जो ये ICMR के चीफ हैं, उनका एक मैं इंटरव्यू अगस्त का मैं आपको बता रहा हूँ 2020 का इंटरव्यू उनका सारे अखबारों में पब्लिश हुआ था। उसमें वो हेडलाइन है, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इफ इंडिया विल सी सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। ICMR चीफ भार्गव, ये उन्होंने अगस्त में बोला था कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक मैं आर्टिकल आपको 21 तारीख का हिंदू का आपको बताता हूँ, टाइटल है ब्लेम इट ऑन ICMR। पूरे आर्टिकल में एडिटोरियल पेज में यही कहा है कि जो ICMR है वो ये प्रिडिक्ट करने में फेल हो गई है और इसलिए काफी ज्यादा ब्लेम उनके ऊपर जाता है। जैसे अभी श्रुति मलिक जी ने कहा कि अभी ये तो आएगी, मतलब कि कोरोना की जो अभी नई वेव चल रही है इसकी कितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, कहां तक जाएगी, 8 लाख जाएगी, 10 लाख जाएगी, कितनी जाएगी हमें नहीं पता। और ये जो बात है फैक्ट है ये, पर ये भी बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट को हमेशा से तैयार हो जाना चाहिए था। आज फॉसी का जो इंटरव्यू छपा है एक न्यूज़पेपर में, उसने बोला कि हमारी सबसे बड़ी गलती, ये नहीं बोला गलती क्या थी, उन्होंने बोला कि जब भारत ने विक्ट्री घोषित कर दी, जब हमारे केसेस कम हो गए, आपको ध्यान होगा कि फरवरी में सिर्फ 9000 केसेस एक महीने में थे, तो हम लोगों ने तो उसी समय घोषणा कर दी कि साहब हमारे यहाँ तो कोविड अब है ही नहीं। तो उसने भी बोला कि साहब ये तो बड़ा जल्दी था, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये किस वेरिएंट के साथ आता है, कितने फोर्स के साथ आता है। आज की डेट में हम लोग अब क्योंकि अब हम लोग थोड़ा इस चीज के प्रति सजग हो गए हैं, तो हम लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं। तो आज ये आवश्यकता है कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें और उसके लिए पूरी ताकत लगा दें, लेकिन साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज, अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इंप्रूव करने के लिए लगाते रहें। ठीक सर, एक सवाल और है। ऑक्सीजन की बातचीत हमने कर ली, वेंटिलेटर बेड की हम बातचीत कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए हमने ये सब खड़ा भी कर लिया, डॉक्टर्स कहां से आएंगे, नर्सेस कहां से आएंगी? हाँ, ये तो देखिए बहुत बड़ी ये है, क्योंकि आज की डेट में भी जैसे मैंने जो UNDP की रिपोर्ट था उसके बारे में बताया था कि हमारे देश में सिर्फ 8 डॉक्टर हैं फॉर 10,000 पीपल, जो कि 7 है, जो कि बहुत ही कम है। तो और जब हम बाकी कंट्री से कंपेयर करते हैं तो उनके हमसे सीट ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। अब इसके लिए कहाँ से आएंगे? एक बहुत बढ़िया सुझाव था, एक जो अभी हमारे देश के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने दिया था। उन्होंने कहा कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको हम किसी तरीके से अगर अभी लगा दें तो कम से कम इमीडिएट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। मेरे को पता नहीं कि कितना प्रैक्टिकल है। उन्होंने साथ ही साथ उनका सुझाव ये भी था कि जो फाइनल ईयर में जो अभी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर हम अभी इस चीज के लिए लगा दें, कोरोना में की जो वॉर है उससे लड़ाई करने के लिए लगा दें, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन बिल्कुल ठीक, लॉन्ग टर्म में हमें सोचना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, नर्सेज हमारे पास कहाँ से आएंगी, बेड हमारे पास कहाँ से आएंगी। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसका जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो एजुकेशन है, उन सब पे हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। हमारे जो माइंड सेट है कि ये 3.4% ऑफ GDP जो हम खर्च करते हैं आज की डेट में, स्टेट और सेंटर दोनों का मिला के, इसको हमें कम से कम दुगना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर श्रुति, इसी सवाल को लेकर मैं आपके पास भी आता हूं। जाहिर सी बात है केसेस बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए हमने तैयार कर लिया, डॉक्टर्स की कमी, नर्सेस की कमी, इन कमियों को कैसे पूरा किया जा सकता है? आपका सुझाव क्या है? देखिए, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी ला सकते हैं, फाइनल ईयर के नर्सिंग स्टाफ को भी ला सकते हैं, क्योंकि इसके लिए देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम कोई क्रैश कोर्स नहीं कर सकते और हम ऐसा कोई भी लोग नहीं ला सकते जो कि इतने क्रिटिकली इल पेशेंट्स को ट्रीट करे, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए कि हमारे जो स्टाफ है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इस समय एक्सपोज है। बट एक अच्छी चीज इसमें क्या हुई है कि हेल्थ केयर वर्कर्स सब वैक्सीनेटेड है। ऐसा नहीं है, 30 से 40% अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पॉजिटिव हो रहे हैं या नर्सेज पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि 8 से 10 घंटे वो उन मरीजों के साथ एक्सपोज है। 8 से 10 घंटे उनके ट्रीटमेंट के लिए वो वहां पे रहती है कोविड वार्ड्स में, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। तो ये ऑब्वियसली एक चिंता की बात है। बट हाँ,
तब भी उनके सिम्टम्स माइल्ड हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों की अगर हम आइसोलेशन गाइडलाइन भी देखें तो वो 14 दिन से 10 दिन कर दी गई है। बट अगर हम और लोगों को कोप इन करें, जैसे कि फाइनल ईयर की नर्सेस को मैंने बोला, या जो अभी डॉक्टर ने कहा कि फाइनल ईयर के MBBS स्टूडेंट्स को, जो कि इतने ट्रेंड है कि अगर हम उनको एक बार प्रॉपर गाइडलाइंस बताएंगे तो वो इजीली उस चीज को जो है वो लागू कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और प्रॉपर तरीके से ये देख सकते हैं कि कोई पेशेंट डिट्यूरिएट तो नहीं हो रहा। एटलीस्ट हम उनको इन जगहों पे रख सकते हैं जहां नॉर्मल वार्ड में, जहां माइल्ड पेशेंट्स है, बहुत सिवियर या मॉडरेट केसेस नहीं है, तो इस रिस्क को हम काफी हद तक कम कर लेंगे। बट फिर भी हमें देखिए इस वायरस के बढ़ते को रोकना पड़ेगा और उसका एक ही एक कारण है और एक ही एक तरीका है, वो है कि हम वैक्सीनेट करें। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन अगर लगेंगी तो जो केसेस है वो कभी भी सिवियर या मॉडरेट की तरफ नहीं जाएंगे और बहुत माइल्ड केसेस या होम आइसोलेशन में ही लोग ठीक हो जाएंगे। तो हमें दोनों तरफ से जो है वो अपना जोर लगाना पड़ेगा, एक तरफ से प्रिवेंशन की तरफ और दूसरी तरफ से हमें अपने आप को जो है वो गाइडलाइंस फॉलो करके वैक्सीन लगवा के, ताकि हम इस चीज को, इस रिस्क को हम मिटिगेट कर सकें। ठीक है, डॉक्टर्स की कमी। डॉक्टर अंशुमान, एक बड़ा सवाल तो रहेगा जब हम पीक पर पहुंच जाएंगे। सेना के डॉक्टरों की मदद ली जा रही है, वो काम शुरू हो चुका है। MBBS के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर के हैं, उनको लेना कितना व्यवहारिक होगा ये कमेटी शायद देखे। आपके इस पर विचार क्या है? जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनमें से भी शायद ये देखना चाहिए कि कितने लोगों को वापस बुलाया जा सकता है काम पर। जी राकेश साहब, देखिए दो एक्सट्रीम है। एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट इतने एक्सपर्ट नहीं कि वेंटिलेटर सेटअप कर पाए, उसके लिए बहुत क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट की जरूरत होती है। जो सीनियर डॉक्टर गोयल साहब ने बात करी, बहुत आराम से बैठ के बोल देते हैं, इतना आसान नहीं, जब वेंटिलेटर पे जाए तो पता चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं ऑलरेडी वल्नरेबल है, अगर वैक्सीनेट हो गए तो भी उनको कोविड इन्फेक्ट होने की गुंजाइश ज्यादा है। इसमें मेरा सुझाव है सेगमेंटेशन। 70% बड़े मरीज होम आइसोलेशन या मिनिमल सपोर्ट में ठीक हो रहे हैं, उसमें आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इसका बैरियर खत्म कर दीजिए। सारे डॉक्टर वॉलंटियर करने को तैयार हैं। पिछले साल हम लोगों ने कहा था हेल्थ कमांडो का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें वॉलंटियर डॉक्टर करके प्राइवेट के आने को तैयार थे कि हम मदद करने को तैयार हैं। इसको आप इनवाइट कीजिए। आज सरकार इनवाइट करे, प्राइवेट के डॉक्टर आपको सपोर्ट करने को तैयार है विदाउट एनी फीस। नंबर 1। नंबर 2, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर जितना आर्मी से आप सपोर्ट ले रहे हैं ये ले लीजिए। अगर उसमें कमी लग रही, अभी पॉलिसी बनाइए, जिस देश से हमारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बेहतर है और जिन्होंने काबू पा लिया है उनका टास्क फोर्स मंगवाइए। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, इजराइल का 3000 अगर टास्क फोर्स आप मंगवाते हैं, हमारे साथ मिक्सअप करें। जिस कंट्री से आपकी अच्छी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बनती है, और हमें अभी अपने लोगों को बचाना है। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्रॉस करता हूं डॉक्टर अंशुमान, माफी के साथ। आपने कहा कि बिल्कुल फिजिबल नहीं है। क्या इस विचार को, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का यह सुझाव आया है जिसका जिक्र सर कर रहे थे कि MBBS के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको लाया जाए। हाँ, उनसे मदद कैसे ली जा सकती है, कहां तक ली जा सकती है, ये दायरा शायद तय किया जाए। लेकिन एकदम से आपने खारिज कर दिया, आपको लगता है ठीक है? नहीं, खारिज नहीं किया, क्रिटिकल केयर के लिए खारिज किया। क्रिटिकल केयर के लिए जहां जरूरत है, जो क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर सेटअप की बात है, जहां जरूरत है 70%, उसमें तो मैं बता रहा हूं आपको, BAMS, BDS, होम्योपैथ, फाइनल ईयर स्टूडेंट, सबको आप लगा दीजिए। 70% जो होम आइसोलेशन या बेसिक सपोर्ट पे मैनेज हो रहे हैं उनमें लगा लीजिए। मेन मसला है 30%, जहां आपको वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत होती है, क्रिटिकल मैनेजमेंट की जरूरत है, उसमें आपको सेना के डॉक्टर लेने के बाद भी लोगों की कमी पड़ेगी। उसमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का 2 सेगमेंट आप कर लीजिए डॉक्टरों को ये करने के लिए। अभी बहुत मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है। प्रोफेसर RR सिन्हा, दूसरी लहर में पीक कहां तक जाएगी? 7-8 लाख केस। अब तो तीसरी लहर की भी चर्चा होने लगी है। शायद तैयारी उस हिसाब से अब होनी चाहिए कि दूसरी लहर का तो हम सामना करें, तीसरी लहर का भी सामना कर लें, और दूसरी लहर से जब निपटेंगे तो तीसरी लहर क्या जुलाई, अगस्त, उसके आगे कब तक? अगस्त सितंबर जो है बेसिकली स्टार्ट होता है इन्फ्लुएंजा का, राइट? तो उस पीरियड में ये इन्फ्लुएंजा का भी लहर होगा और साथ साथ में आपका कोरोना का फिर से लहर होने का उम्मीद है। उसी के समय में लहर होगा, तो उस समय तक फिर से आपको बेड्स का, ऑक्सीजन का, मास्क का, मेडिसिन का, टेस्ट का और वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन, अगर हम निमोनिया के अगेंस्ट में निमोकोकल, इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना, इस तीनों का चीज़ का दें तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा लंग्स जो है निमोनिया से बच सकता है। इसके लिए साथ साथ में वैक्सीनेशन
प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। अभी जितना चल रहा है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक। और ये इधर वैक्सीनेशन के साथ साथ हमारा प्रिपरेशन भी होना चाहिए। मैन पावर अगर हमारा ज़्यादा पीक बढ़ रहा है तो शॉर्ट टर्म ट्रेन करके भी हम लोग स्टाफ ठीक है, जनरेट कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है, जनरेट कर सकते हैं। आखिरी का 1 मिनट बचा हुआ है और एक कंक्लूसिव कमेंट के लिए मैं गैरोला सर आपके पास आता हूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, जंग बहुत बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत कम है, डॉक्टर्स की क्राइसिस है, काम कैसे होगा इतना? देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो ये है कि अपोजिशन को, रूलिंग पार्टी को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सबको मिलकर काम करना है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को इस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम लोग, कि गवर्नमेंट को इस समय लिबरली पैसा खर्च करना चाहिए। वैक्सीनेशन की जैसे भी सिन्हा साहब ने बात करी कि 10 टाइम्स ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट है। 10 टाइम्स सब तभी करेंगे जब हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 10 टाइम्स हो। हमने जो 38,000 करोड़ का जो हमने बजट रखा है, वो हमने अभी जो बजट में जो प्रोविजन रखा था हमने, वो भी अभी हमने खर्च नहीं किया है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम सब लोग एक तो मिलके काम करें, और दूसरा वैक्सीनेशन के लिए खास तौर पे जो जो तरीके हो सकते हैं, अभी हमारी कैपेसिटी मेरे ख्याल से शायद ये $100 मिलियन पर मंथ, 100 मिलियन जो वैक्सीन की है पर मंथ की, उसे हमें कम से कम 5 टाइम्स 10 टाइम्स तक हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा काम चलेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आप सबका, प्रोफेसर आर सिन्हा, डॉक्टर श्रुति मलिक और साथ ही डॉक्टर अंशुमन, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, ये मुश्किल घड़ी है और इस मुश्किल घड़ी का मुकाबला तभी हो सकता है जब सभी मिल जाएं, एक साथ इस कोरोना महामारी का मुकाबला करें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपको याद दिला दें जो हमारी मुहिम है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, क्योंकि आप भी इस कोरोना के खिलाफ जंग में बड़े योद्धा बनेंगे। हाल फिलहाल अगर आपने रिकवर किया है तो कोरोना से देश को बचाने के लिए प्लाज्मा जरूर डोनेट करिए, क्योंकि ये कई सारे क्रिटिकल केसेस में लोगों की जान बचा सकता है। आप अपनी जानकारी हमें, जो स्क्रीन पर हमने नंबर दिया है 9711002266, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए, लोगों की जान बचाइए, क्योंकि एक साथ मिलकर, एक शक्ति बनकर हम इस कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं।